हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंथम। आज की क्लास में हम लोग कुछ हिस्ट्री के टॉपिक्स को पढ़ेंगे और हिस्ट्री के टॉपिक्स में जो मॉडर्न हिस्ट्री है वहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें एग्ज़ाम्स में ये हमेशा आते रहते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलपमेंट हुआ है जो ब्रिटिश टाइम से और 1858 तक, जब तक आपका 1857 की क्रांति होती है तब तक का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है उसमें क्या क्या ऐसे पॉइंट हैं जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, उस चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास जो है ये बहुत ऐसी क्लास होने वाली है कि इससे आप रिवीजन के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आप ज़्यादातर चीज़ें समझ सकते हैं। जो चीज़ आपके डाउट्स होंगे वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और भी कुछ डाउट्स होंगे तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डालिएगा, तो हम उसको क्लैरिफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग टाइम पीरियड ले रहे हैं वो ले रहे हैं 1773 से लेकर के 1858 तक। ठीक है, मतलब 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स उस वक्त थे, मतलब गवर्नर जनरल थे बंगाल के। और उनके आने के बाद से लेकर के 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद तक का, उसके टाइम तक का जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन में डेवलपमेंट हुआ है उस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, 1773 में एक एक्ट आया हुआ था, उसको हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। और इसके बाद 84 में एक एक्ट आया था, इसके बाद 1813 में एक एक्ट आया था, फिर 1833 में एक एक्ट आया था, इसके बाद 1853 में भी एक एक्ट आया था। ठीक है, तो हम इन सारे एक्ट्स को पढ़ेंगे। देखिए 1858 के बाद भी काफ़ी सारे एक्ट आए हैं, उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम लोग इस तरह से पढ़ने वाले हैं, ये पर्टिकुलर एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को थोड़ा सा हिस्ट्री में बता देता हूँ ब्रीफली कि इससे पहले 1773 के पहले क्या हुआ था, किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स का चल रहा था और उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये एक्ट्स लाने पड़े। ठीक है, तो इससे पहले जैसे आप 1765 में जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन में चेंज आया। जो गवर्नमेंट जो बंगाल का साइड था, जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो बंगाल का साइड था, अवध बंगाल, ये सब एरिया को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया था। और इसके बाद दस्तक का इस्तेमाल होता था बिज़नेस करने के लिए। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ 1765 के बाद, यहाँ पे रिज़ल्ट आपका ये हुआ कि आपका वहाँ पे दयारची टाइप का सिस्टम वहाँ पे लागू हो गया। दयारची टाइप के सिस्टम में सिंपली ये था कि रूलर तो वहाँ के राजा ही थे। ठीक है, जो पहले से राजा थे वही थे, लेकिन जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा होता था। ठीक है, तो वहाँ पे दो टाइप के हो गए थे, जिसमें जो किंग थे, जो इंडियन किंग हुआ करते थे वो तो थे ही, और यहाँ पे ब्रिटिशर्स का भी वहाँ पे दीवानी जो कहते हैं, जिसको दीवानी चीज़ पे दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स को मिल गए थे। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है दयारची। तो ये 1765 के बाद से ये स्टार्ट हुआ था। तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, इसके रिज़ल्ट में हम देख सकते हैं कि बहुत सारा करप्शन स्टार्ट हो गया, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि मिसयूज़ ऑफ दस्तक, जिसे हम लोग कहते हैं मिसयूज़ ऑफ दस्तक। तो दस्तक जो था वो फ़ारूक सियार के द्वारा उसको दिया गया था, स्टार्ट किया गया था। और इसी में दस्तक को ही जो ऑफिशियल्स थे वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उन्होंने उसको काफ़ी यूज़ किया और उस दस्तक से अपने पर्सनल गेंस को काफ़ी प्रॉफिट बनाया। ठीक है, ऑफिशियल्स ने ह्यूज प्रॉफिट बनाया। ठीक है, तो इस चीज़ को ही ख़त्म करने के लिए, काफ़ी कुछ रेगुलेट करने के लिए 1773 में जब वॉरेन हेस्टिंग्स वहाँ पे लॉर्ड जनरल थे, वॉरेन हेस्टिंग्स जब थे, तब उन्होंने इस चीज़ को, इस पूरे दयारची को एंड कर दिया था। ठीक है, एंडेड दयारची वाला सिस्टम, मैंने तो ये दीवानी वाला राइट्स जो था ये पूरा ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे इन्होंने 1773 में एक्ट बंद कर दिया था। और इसके बाद इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट एक लेके आए थे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ओके, सो यहाँ पे कुछ प्रोविजंस हैं
इसके बारे में हम लोग को समझना है। बहुत ही देखिए, आई होप कि आप लोगों ने इसको पहले पढ़ा होगा। मैं सिर्फ ये चीज़ लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम सिर्फ वैसी चीज़ें पढ़ेंगे जिससे आपको रिवीजन करने में ज़्यादा आसान हो जाए, और कुछ अगर चीज़ें आपको क्लियर ना हो तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने आई होप कि पहले से पढ़ के रखा होगा, इसी चीज़ को हम वापस आज रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, जो बंगाल गवर्नर थे, बंगाल के जो गवर्नर थे, उनको बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। और ये कौन बने थे, पहले कौन बने थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो ये बने थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग ही बने थे आपके पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये उनको टाइटल मिल गया था एक तरह से कि अब एक ही होंगे गवर्नर। और दूसरा इसमें क्या प्रोविज़न था ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनके साथ एक 4 मेंबर का काउंसिल भी बनाया गया था, ठीक है। 4 मेंबर का काउंसिल बनाया गया था जो इनके साथ काम करते, ठीक है, जो इनके साथ काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोविज़न आप याद रखिएगा। इसके बाद जैसा कि आपको पता होगा कि बॉम्बे में भी एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे उस टाइम पे, ठीक है। मतलब एक गवर्नर हुआ करता था, और मद्रास में भी एक गवर्नर वहाँ पे हुआ करता था, और यहाँ पे भी मतलब बंगाल में भी एक गवर्नर हुआ करते थे। तो इस पर्टिकुलर एक्ट से जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, इनके ये सुप्रीम हो गए थे, मतलब सुप्रीमेसी हो गई थी जनरल ऑफ बॉम्बे के, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास, ठीक है। तो इनके ऊपर हो गए थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो बंगाल वाले जो गवर्नर जनरल थे उनकी ज़्यादा पावर हो गई थी, ठीक है। इसके बाद चौथी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो कैलकाटा में एक सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें इस्टेब्लिश किया गया था जिसमें कंपनी के ही जो ऑफिशियल मैटर्स हैं और लोकल पीपल के जो मैटर्स हैं उनको उनके सॉल्व किया जाते थे, उनके सोल्यूशन दिए जाते थे, ठीक है। तो कुछ लोकल कोर्ट्स इसमें बनाए गए थे। तो इसमें जो पहले चीफ जस्टिस जो थे बनाए गए थे, वो बनाए गए थे एलाइजा इम्फी को, ठीक है, एलाइजा इम्फी, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें ये सारी चीज़ें आपको लेके आए थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट इसमें जो डेवलपमेंट होने वाला है, देखिए 1773 के बाद अगर हम अपनी टाइमलाइन जो चेक करें तो 1784 का आता है, ठीक है, 1784 का आता है। और इसी टाइमलाइन को हम लोग देखते हैं कि इस पीरियड मतलब 1784 में कौन सा एक्ट आया था, ठीक है। तो इसमें इस 1784 वाले एक्ट को बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, और ये आया था आपका 1784 में। इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ओके। तो इसमें क्या था, जो पार्लियामेंट का कंट्रोल, मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसका कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर करना था, ये इसका प्राइमरी मोटिव था, ठीक है। सो जो आपकी ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, इनको कंट्रोल करना था ईआईसी को। ईआईसी मतलब ईस्ट इंडिया जो कंपनी जो हमारे इंडिया में आकर के उन्होंने जो रूल कर रहे थे उनको उनको कंट्रोल करना था फाइनली। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वहाँ पे डुअल स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। तो मैं आपको प्रोविज़न ही लिख रहा हूँ क्या है, वहाँ पे एक डुअल स्ट्रक्चर बनाया गया ईआईसी के अंदर में, ठीक है। तो ईआईसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। एक पार्ट था, उनको बोलते हैं हम लोग पॉलिटिकल पार्ट था जो सिर्फ पॉलिटिकल मैटर्स को वो लोग सॉल्व करते, और एक पार्ट बना दिया गया था कमर्शियल, ठीक है। मतलब जो पैसे का लेन देन वाला चीज़ होगा वो आपका कमर्शियली देखा जाएगा किसी और के द्वारा, ठीक है। तो इसको 2 में बना दिया गया था। और पॉलिटिकल में एक नई बॉडी बनाई गई थी, न्यू बॉडी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, नई बॉडी बनाई गई थी पॉलिटिकल मैटर्स के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ओके। और जो कमर्शियल मैटर्स के लिए जो बॉडी बनाई गई थी, वो बॉडी पहले से थी, उसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ये जो कमर्शियल पार्ट था, ठीक है, ये कमर्शियल पार्ट आपका कब तक चलेगा, मतलब ये बॉडी कब तक चलेगी, टिल 18
1858 तक, मतलब जब तक रिवोल्ट हो रहा है उसके बाद उस टाइम पे ये बॉडी ऐसे काम कर रहेगी, ठीक है। तो 1858 में क्या हुआ था ये मैं आपको फिर समझाऊंगा, लेकिन अभी आप याद रखिएगा जो ये डुअल स्ट्रक्चर बनाया गया था ये फाइनली 1858 तक ही ये काम करेगा, ठीक है। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसके अंडर में टोटल कितने मेंबर हुआ करते थे? टोटल आपके थे 6 मेंबर, ठीक है। 6 मेंबर्स थे, जिसमें से आपके 2 आपके कैबिनेट मिनिस्टर थे वहाँ के, ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर, और 4 उसमें एमपीज़ भी थे, ठीक है, 4 एमपीज़ थे। तो ये इनका काम था जितने भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनको कंट्रोल करना, ठीक है। और ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वर्क है उसको इंस्पेक्शन करना, और जो एनुअल रिपोर्ट होगा उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास कराना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको याद रखनी है। डुअल स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, किससे रिलेटेड है? 1784 के एक्ट से, ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं जो नेक्स्ट एक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं 1813 का एक्ट, 1813 का एक्ट। और ये 1813 का एक्ट में आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, वो मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में। देखिए इसमें क्या था, ईआईसी जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी, इनकी पहले मोनोपोली हुआ करती थी ट्रेड के ऊपर, ठीक है। मतलब कोई और आकर के ट्रेड नहीं कर पाता था। मान लीजिए ब्रिटिशर मतलब यूरोप से ही अगर किसी और को, मान लीजिए कि आपका यूरोप है और यहाँ पे आपका इंडिया है, तो अगर यूरोप से किसी और को इंडिया में आकर के ट्रेडिंग करना था या कुछ और बिज़नेस करना था तो वो अलाउड नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि ईआईसी का था ये एक तरह से मोनोपोली था पूरा इंडिया के ऊपर ट्रेड में, ठीक है। और एशिया में भी, इनफैक्ट पूरे एशिया में भी इनका मोनोपोली चलती थी। तो इन्होंने क्या किया था, ये 1813 का जो एक्ट आया था उससे जो ईआईसी है इसकी मोनोपोली जो है, मोनोपोली ऑफ ट्रेड, इसको एंड कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। और यही क्वेश्चन में इस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये सिर्फ इंडिया के लिए था, ये चाइना के लिए एक्सेप्शन था, ठीक है। इसमें याद रखेंगे हम लोग कि ये चाइना के लिए इसमें एक्सेप्शन था, ठीक है। एक्सेप्शन था कि चाइना में, और जो चाइना से जो ट्रेड होती थी, और जो चाय के लिए जो ट्रेड होती थी, ट्रेड इन टी, ठीक है, चाय। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर एक्सेप्शन था, मतलब इसमें अभी भी ईआईसी का ही कंट्रोल था, ईआईसी की ही मोनोपोली अभी भी थी इस पर्टिकुलर 2 टॉपिक्स पे। लेकिन बाकी चीज़ों पे ईआईसी की मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो है कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ था इंग्लिश एजुकेशन का, ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन का, ओके। तो इंग्लिश एजुकेशन से के लिए काफ़ी सारे कमिटीज़ का गठन हुआ था उस टाइम पे। तो इसी एक्ट के बाद ही आपका इंग्लिश एजुकेशन जो था वो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि अब ये हमको लाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका याद रखना है कि लेसेस फेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है कि मार्केट फोर्सेस ही रूल करेंगी मतलब बिजनेस में, मतलब ये एक तरह से कैपिटलिज्म को प्रमोट करने के लिए लेसेज फेयर का कॉन्सेप्ट इसमें स्टार्ट हुआ था, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट हो गया था। इसके बाद आपको याद रखना है कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ को, जिसको क्रिश्चियन मिशनरीज़, इनको इंडिया में आकर के अपना जो धर्म है उसको प्रोपोगेट करने की भी छूट मिल गई थी विदाउट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। ये अलाउड टू प्रोपोगेट देयर रिलीजन, अलाउड टू प्रोपोगेट देयर रिलीजन। तो इस चीज़ की भी परमिशन आपको इसी एक्ट से मिली थी, ठीक है। तो आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें थी जो प्रमुख चीज़ें हैं और जो एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं, उन्हीं चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे दोहरा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद इसमें एक चीज़ और याद रखेगा कि गवर्नमेंट को फर्स्ट टाइम उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि जो पब्लिक एजुकेशन है ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट को फर्स्ट टाइम ये रियलाइज़ होता है कि जो पब्लिक एजुकेशन है, मतलब लोगों को जो पढ़ाना है, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने 1 लाख रुपए का ग्रांट दिया था,
1 लाख रुपए का ग्रांट दिया था, ये भी अमाउंट पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये पब्लिक एजुकेशन किस फील्ड में था? एक था आपका साइंस के फील्ड में और दूसरा आपका था लिटरेचर के फील्ड में। ठीक है, लिटरेचर के फील्ड में, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ले ली थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट्स याद रखने हैं 1813 का जो एक्ट आया था उसके केस में। ठीक है, 1813। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 1773 का एक्ट हम लोग ने समझा है, 1784 का एक्ट, 1813 का एक्ट। अब हम लोग 33, 53 और 85, 58 का भी एक्ट समझ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग आते हैं 1833 का एक्ट। तो देखिए 1833 के एक्ट में जो ईआईसी की जो मोनोपोली थी, अभी मैंने आपको बताया कि ईआईसी की जो मोनोपोली थी यहाँ पे कुछ हद तक यहाँ पे एंड कर दी गई थी 1813 में, लेकिन उनका एक्सेप्शन था कि चाइना के साथ ट्रेड और टी में जो ट्रेड है वो अभी भी ईआईसी की ही मोनोपोली रहेगी। ठीक है, लेकिन अब ईआईसी की मोनोपोली इस पर्टिकुलर एक्ट में 1813 के एक्ट में कंप्लीटली एंड कर दी गई थी, कंप्लीटली एंडेड मोनोपोली इन ट्रेड। तो अब क्या है कि बाकी भी लोग वहाँ यूरोप से आ सकते हैं और बिज़नेस यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद जो एक चीज़ थी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो मैंने आपको बताया था, वो उसका जो पद था उसको चेंज करके रख दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये आपने आई होप की पढ़ाई होगा, जानते भी होंगे। और कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, तो उनको ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाते हैं? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये एक टाइप से सिर्फ एक नामांकन में आपको चेंज आ जाएगा कि बंगाल की जगह पूरे इंडिया को ब्रिटिश इंडिया मतलब मानने शुरू कर दिए थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स अब पूरे इंडिया में ही अपना रूल मानना शुरू कर दिए थे। इसके बाद एक लॉ कमीशन भी सेटअप हुआ था इसी एक्ट से, लॉ कमीशन भी सेटअप हुआ था जिसको हम लोग मैकॉले लॉ कमीशन के नाम से जानते हैं, मैकॉले। ठीक है, तो ये इसलिए हुआ था कि उस वक्त कुछ ब्रिटिशर्स थे यूरोप में थे, उनका मानना था कि उनका कुछ यूटिलिटेरियन व्यूज़ थे, यूटिलिटेरियन व्यूज़ थे, जिसकी वजह से उनको लगता था कि लोगों का भला भी करना चाहिए। तो इसकी वजह से मैकॉले कमीशन बैठाया गया था और इसमें जो ठीक है, तो ये लॉ कमीशन के ऊपर इनका काम होना था। ठीक है, तो मैकॉले जो हैं वो एजुकेशन की फील्ड में भी आएंगे, आपको देखने को मिलेगा, और आपको लॉ कमीशन में भी आपको दिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो एक चीज़ और है कि जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल मैंने आपको बताया था, काउंसिल, इसमें अभी एक मेंबर और ऐड कर दिया गया था। ठीक है, +1 मेंबर ऐड किया गया था जो कि टेम्पररी नेचर में था। ठीक है, टेम्पररी नेचर में था, तो आप चाहो तो इसको छोड़ स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन है, बस आपको याद रखना है। गवर्नर जनरल का काउंसिल भी एक्सपैंड हो रहा है, तो हर एक्ट के साथ जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है ना, उसमें और भी मेंबर्स जुड़ते जाएंगे, और धीरे धीरे अभी आप सिर्फ देखेंगे कि ब्रिटिशर्स इसमें ऐड हो रहे हैं, इस काउंसिल में अभी सिर्फ ब्रिटिशर्स हैं, लेकिन जैसे जैसे इंडिया में और डिमांड बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंडियंस भी इसमें ऐड किए जाएंगे बाद में। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो स्लेवरी है, स्लेवरी, इस चीज़ को इस एक्ट के साथ बंद कर दिया गया था, एक्ट से बंद कर दिया गया था। और इसका जो रेगुलेशन आया था वो 1843 के एक एक्ट में इसका रेगुलेशन आया था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ बस याद रखनी है, 1843 के रेगुलेशन एक्ट में आपको स्लेवरी के रूल्स आ गए थे, लेकिन 33 के एक्ट में ये लिख दिया गया था कि भाई अब स्लेवरी नहीं होगी। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग स्लेवरी को क्या बोलते हैं, एक चीज़ और भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग सेलेब्री। तो अगर आपको ये एक्ट नहीं, नाम नहीं पता है, तो अब आपको ये आइडिया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो लॉ कमीशन है, ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो लॉ कमीशन है, इसकी एक प्रमुख जो उन्होंने एक पॉइंट ये बताया था लॉ कमीशन का, जो मैकॉले की लॉ कमीशन थी, ठीक है, तो इन्होंने ये कहा था कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट रिलीजन,
रिलीजन के बेसिस पे आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। उसके बाद आप रेस के बेसिस पे कोई नहीं करेंगे, कास्ट के बेसिस पे नहीं करेंगे, और सेक्स के बेसिस पे नहीं करेंगे, और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ में ये चीज़ें आपको इसके लिए याद रखनी है कि 1833 के एक्ट्स में ये सारी चीज़ों को ऐड किया गया था, ठीक है। तो आप, आई होप कि आपने ये सब चीज़ों को नोट कर लिया होगा। ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में, बस आपको इतनी ही चीज़ें अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपको पक्का आपको यहाँ से क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 1853 के एक्ट में। 1853 के एक्ट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पहली बार जो मैकॉले कमीशन थी, मैकॉले कमीशन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, लॉ कमीशन, इसने ही, मैकॉले के जो कमीशन है उसने ही सिविल सर्विसेज को यहाँ पे कंपटीशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि सिविल सर्विस कंपटीशन कहाँ कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1853 के एक्ट में, ओके, 1853। इसके बाद अगेन मैं से बताया, जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल और जो उनका काउंसिल है, ठीक है, काउंसिल मतलब जो ग्रुप ऑफ मेंबर जो गवर्नर जनरल को जो हेल्प कर रहे हैं, इसमें जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो ये जो एक मेंबर आपका टेम्पररी रखा गया था, ये एक्चुअली में लॉ के चीज़ में एक्सपर्ट होना था इसको, ठीक है, लॉ के फील्ड में इसका एक एक्सपर्ट होना था, और इसी को एज अ टेम्पररी मेंबर इसमें ऐड किया गया था। अब इस वाले एक्ट में 1853 वाले एक्ट में यही जो लॉ मेंबर इसमें ऐड किया गया था, इसको, इसकी जो पोस्ट है इसको परमानेंट कर दिया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपको याद रखना है। और ओके, और इसमें 6 नए मेंबर भी, टेम्पररी मेंबर्स भी इसमें ऐड किए गए थे। 6 मोर टेम्पररी मेंबर्स वर ऑल्सो एडेड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें याद रखना है, ओके। और इसके बाद इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि जो इस पर्टिकुलर एक्ट के साथ एक सेपरेशन ऑफ पावर भी इसमें किया गया था, सेपरेशन ऑफ पावर। अभी आप सोच रहे होंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या होती है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जो है, इसमें ये चीज़ है कि जो जुडिशरी के लोग होंगे, जो चीज़ जजेस जो होंगे, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये दोनों लोग अलग होंगे, और एक और नई संस्था बनाई जाएगी जिसका वो कहते हैं हम लोग लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर। तो ये चीज़ जो थी ये इसमें अब नया कर दिया जाएगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर किस एक्ट के साथ इंट्रोड्यूस किया गया था, तो अब आपको पता है 1853 के एक्ट से अब उसमें एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी बनाई जाएगी जो सिर्फ लेजिस्लेशन के ऊपर काम करेगा, एक्ट के ऊपर काम करेगा, और इसमें इंडियन मेंबर्स भी फर्दर ऐड होंगे, ठीक है। ओके, सो ये जो लेजिस्लेचर है इसमें कुछ इंडियन रिप्रेजेंटेशन, लोकल रिप्रेजेंटेशन भी इसमें ऐड करने की बात कही गई थी। लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब इंडियन रिप्रेजेंटेशन भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी 1853 के एक्ट से ऐड किया गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब लास्ट में 1858 के एक्ट से। देखिए 1858 का जो एक्ट था ये 1857 के रिवोल्ट के बाद बना था, ठीक है। तो आपको पता है 1857 वाले रिवोल्ट में जो ब्रिटिशर्स थे उनको काफ़ी हद तक काफ़ी नुकसान पहुंचा था, और उनकी जो पूरी ईंट थी वो हिल गई थी। एक तरह से उनको लगा था कि अगर हमने किसी तरह कंट्रोल नहीं किया होता तो आज हमें बैग पैक करके वापस जाना पड़ता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ चीज़ें चेंज करना चालू कर दिया, और जो पूरा सिस्टम था उसको और थोड़ा सा बढ़िया बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ें इसमें की, ठीक है। तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब इसको पहले तो पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया गया था, और जो पूरा रूल था वो शिफ्ट कर दिया गया था किसको, टू द ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, टू द ब्रिटिश क्राउन। तो अब ये ब्रिटिश क्राउन के अंडर में पूरा इंडिया आ गया था। इसमें इस एक्ट के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट था, ये जो पोस्ट है इसके नाम को क्या बोलने लगे हम लोग, वॉइस रॉय भी बोलने लगे, ठीक है, वॉइस रॉय,
ओके। इसके बाद जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो मैंने आपको बताया था कि जो 1784 के एक्ट में यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, और ये मैंने बताया था कि 1858 तक ही ये चीज़ें डुअल स्ट्रक्चर चलेगा। इसके बाद EIC ख़त्म, EIC ख़त्म, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये भी ख़त्म। ठीक है, तो ये जो BOC था ये पूरी तरह से एंड कर दिया गया था। ठीक है, और ये स्टार्ट कब हुआ था? 1784 में ये स्टार्ट हुआ था, और एंड कब हुआ था? ये एंड हो गया 1858 में। ठीक है, तो ये डुअल सिस्टम इसको बोला जाता है, डुअल सिस्टम एंडेड इन 1858 एक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसके बाद एक नया ऑफिस बनाया गया, न्यू ऑफिस, और इस न्यू ऑफिस का नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये चीज़ में ऐड की गई थी। ठीक है, और एक नया काउंसिल बनाया गया था, काउंसिल बनाया गया था इसी के अंडर में, जिसमें आपके एक तो आपके वॉइस रॉय रहेंगे, फन रॉइस रॉय, और इनके साथ 15 मेंबर रहेंगे। ठीक है, 15 मेंबर, तो इसी को बोला जाता है वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये जो वॉइस रॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने वाला था। ठीक है, ये असिस्ट करते ये लोग। तो इस टाइप का एक नया सिस्टम बनाया गया था आपका 1858 के एक्ट से। और 1858 में ही जो मैजेस्टी थी, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि मैजेस्टी मतलब जो ब्रिटिश क्राउन को उस टाइम पे मैजेस्टी कहते थे, तो उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग इंडिया के पहले वॉइस रॉय बन जाते हैं। तो उन्होंने ही इलाहाबाद में ये अनाउंस किया था कि जो अब हम लोग कोई भी नो मोर टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ठीक है, नो मोर टेरिटोरियल एक्सपेंशन, मतलब हम अब ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी टेरिटरी को एक्सपैंड नहीं करेगी, कोई भी टेरिटरी को एनेक्स नहीं करेगी। ठीक है, और जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स, इनकी जो सॉवरेनिटी थी, तो आपको जैसा कि पता होगा कि पूरा ब्रिटिश इंडिया, तो पूरा इंडिया को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर नहीं किया था, कुछ पार्ट को किया था, और कुछ पार्ट पे प्रिंसेस जो यहाँ पे पहले से प्रिंसेस रहते थे, उनका ही रूल हुआ करता था। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स उनको कहते थे, इनकी जो सॉवरेनिटी थी विल बी टेकन केयर ऑफ, इनकी जो सॉवरेनिटी है उसको मेंटेन किया जाएगा। ठीक है, तो ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, ये पहले वॉइस रॉय बने थे, और ये मैजेस्टी को ही मतलब इन हिज मैजेस्टी करके ये जब बोला जाता है, तो ये चीज़ें उन्होंने किया था। और ये चीज़ें उन्होंने कहाँ पे बोला था? इलाहाबाद में मिंटो पार्क नाम की जगह है, यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को घोषणा टाइप का किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्ट हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में क्लास में हम लोग देखेंगे, एक नई टाइमलाइन में बना देता हूँ। इसके बाद देखिएगा 1861 का एक एक्ट है, इसके बाद 1892 का एक्ट है, इसके बाद 1909 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है। ठीक है, और इसके बाद 1935 का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, और फाइनली 1947 का एक इम्पॉर्टेंट एक्ट है। और ये सारे एक्ट में लेजिस्लेटर, मैंने कहा था, बताया था आपको कि यहाँ पे 1853 के जो एक्ट में यहाँ पे एक लेजिस्लेचर बॉडी यहाँ पे बनाई जाती है। तो ये लेजिस्लेचर बॉडी अब नए नए एक्ट्स लेके आएंगे। ठीक है, न्यू एक्ट्स लेके आएंगे, और ये जो नए एक्ट्स हैं ये आपके 1861 में, 1892, ये सारे एक्ट जो हैं अब यही बॉडी इनको बना रही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये कुछ अलग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है। तो आई होप कि आपको ये जो बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैंने जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने जो आपको एक्सप्लेन की हैं, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ इतना ही पढ़ के चले गए तो आपका
आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और हर साल आता है, इससे एक दो क्वेश्चन इससे हमेशा आते हैं, वो आपके आराम से पक्का फंस जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एक लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले, और उनका भी जो लोड है उसको आप थोड़ा सा कम करिए, उनको भी आसान हो जाए पढ़ने में, एक साइंटिफिक तरीके से वो लोग पढ़ाई कर सकें। और ऑल द बेस्ट फॉर ये एग्ज़ाम जो कि आने वाला है। अगर आपने एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने टेस्ट सीरीज़ भी अभी चालू की है, और हमने 6 टेस्ट सीरीज़ उसमें स्टार्ट कर दी हैं। तो 6 अगर आप सोच रहे हैं तो सोचिए, अगर आप 100+ क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 600 क्वेश्चन का आपका एक बैंक बन जा रहा है। ठीक है, तो 600 क्वेश्चन आपकी मेमोरी में बने रहेंगे। इस तरह से हम लोग उसको कम से कम 3000 क्वेश्चन तक उसमें पहुंचने की कोशिश करेंगे कि 3000 क्वेश्चंस हम लोग कर लें बिफोर द एग्ज़ाम, ताकि हमारा एग्ज़ाम का वो एम जो है, जो हम लोग प्रीलिम्स को निकालने की, प्रीलिम्स को क्रैक करने की, जो हमारा जो मकसद है, हमारा जो एम है, वो आराम से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसको ही बहुत इजी तरीके से समझने के लिए हम लोगों ने स्टडी एंथम पे आपका इस तरह के कंटेंट्स को हम लोग लेके आते हैं, जो आपको स्टडी को काफ़ी हद तक इजी कर देंगे। आप रोट लर्निंग से बच जाएंगे, और आपको बस ये सारी चीज़ें ही याद रखनी है, क्योंकि हम इसको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे मैं आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का सेकंड पार्ट लेके आऊँगा, और ये सारे ईयर्स में जो एक्ट आए हुए हैं इनको भी और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।